हेलो दोस्तों, आज हम जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का एक बड़ी न्यूज आया है। वो अगर देखेंगे तो देखिए, जियो फाइनेंशियल शेयर टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ जेपीबीएल फ्रॉम एसबीआई। मतलब एसबीआई का एक बड़ी स्टेक जेपीबीएल ले लिया है। कितना क्या ले लिया है वो हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में भी देखेंगे किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है और आगे क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए वो भी हम देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की अगर बात करेंगे, उसका मार्केट कैप देखिए 1.83 ट्रिलियन पर पहुंच गया है। मतलब 2 ट्रिलियन के पास जा रहा है और उसका एवरेज वॉल्यूम देखिएगा 15.84 मिलियन है। मतलब बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन अगर पी रेशियो देखिएगा 113 पहुंच गया है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई हो गया है। तो आगे देखते हैं क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो अगर न्यूज के बारे में देखेंगे तो देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विस जो है उसका ही पार्ट है जेपीबीएल, मतलब जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड। मतलब वो पेमेंट मेनली वो करता है। तो उसका अगर देखेंगे वो एसबीआई का देखिएगा 7.92 करोड़ इक्विटी ले लिया है। कितना का उसका वैल्यू अगर देखेंगे तो 104 करोड़ का हो गया। मतलब बहुत बड़ी स्टेक वो एसबीआई से ले लिया है। अच्छा, इस एसबीआई को जो स्टॉक लिया है, क्यों लिया है स्टेक? मेनली वो बैंकिंग के लिए। मतलब आगे देखिएगा उसका पेमेंट जो बैंकिंग हुआ है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, उसी का भी और एक आ सकता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। और जो एक्विजिशन है वो कब लिया गया था? देखिए जून 4 को वो ग्रांटेड हो गया था और आज जो ऑफिशियल हो गया है। तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो न्यूज़ का क्या असर पड़ रहा है अभी वो स्टॉक में, वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले देख लेते हैं कि प्रोमोटर मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न कितना क्या है, वो भी हम देख लेते हैं। उसके बाद हम रियल टाइम में भी देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो स्टॉक है। तो उसका अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखिए प्रोमोटर के पास 47.1 है। अच्छा, 47.1 जो है उसका देखिएगा प्रोमोटर का मेन हुआ सीचर का कमर्शियल देखिएगा वो उसका 11.6% है। तो और अगर देखिएगा डीआई की बात करेंगे तो डीआई का मेन वो एलआईसी उसका मेन पार्टनर है। एलआईसी उसका 6.1% स्टेक लिया है। तो प्रोमोटर हो गया 47.1, एफआई देखिएगा 11.7 हो गया है और पब्लिक के पास 26.8 है। मतलब ठीक ठाक पब्लिक के पास भी है। अदर 7.8% है और म्यूचुअल फंड देखिएगा तो 6.6% है। तो लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट देखिएगा, एफआई होल्डिंग देखिएगा, मतलब फॉरेन इन्वेस्टर देखिएगा लगातार कम होते जा रहा है। मतलब क्वार्टर वाइज देखिएगा कम होके गया है। मतलब पिछले क्वार्टर में 15.6% था, अभी वो 11.7% हो गया है। लेकिन उसका अगर म्यूचुअल फंड देखिएगा, म्यूचुअल फंड प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर देखिएगा 5.1 से 6.6 हो गया है। मतलब म्यूचुअल फंडिंग उसका होल्ड ज़्यादा हो गया है, लेकिन जो एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर थोड़ा कम हो गया है। तो ये तो हो गया हमारा शेयर होल्डिंग पैटर्न। अभी वो मेन चीज़ को आते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए। तो अभी हम फिर से वो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ताकि आपके लिए बहुत ईजी होगा। और मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा। अच्छा, देखिए इस पार्ट को देखिए, ये 380 के पास था। देखिए 380 से लगातार मतलब 2-3 महीना स्टैटिक रहा, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट आई थी। तो जो 180 के पास वो एक लंबा एक पैटर्न पर गया है। किस पैटर्न पर देखिएगा तो एक चैनल के पैटर्न कर गया है। मतलब इस पैटर्न मतलब जब भी नीचे आता है इस लाइन का नीचे पर बाउंड होके मतलब रीबाउंड हो जाता है। देखिए ये एक बार हो गया, 2 बार हो गया, यहाँ पर 3 बार हो गया, यहाँ पर 4 बार होने जा रहा था। लेकिन अभी देखिएगा यहाँ पर थोड़ा देखिएगा नीचे आ गया है। तो नीचे आ गया मतलब अभी थोड़ा ब्रेकआउट भी हो सकता है। हालांकि न्यूज़ बहुत अच्छी है, न्यूज़ के बेसिस पर थोड़ा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन आगे देखेंगे तो थोड़ा नीचे आके फिर से ऊपर जा सकता है। तो आपको अगर ख़रीदना है थोड़ा उसको देखना पड़ेगा कितना क्या रखना है, कुछ देर बाद मैं बोलूँगा। तो इस लाइन को क्योंकि क्रॉस कर लिया है, ब्रेकआउट हो सकता है। हालांकि ब्रेकआउट करने के लिए जितना भी स्टैटिस्टिक है वो सब मौजूद नहीं है। मतलब देखिएगा 51.50 उसका आरएसआई हो गया है। मतलब आरएसआई बहुत थोड़ा कंसोलिडेट हो गया है, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो अभी वो क्या स्ट्रैटेजी लेना चाहिए? यहाँ पर वो नीचे आने की स्ट्रैटेजी दे रहा है, यहाँ पर ऊपर जाने की स्ट्रैटेजी ले रहा है। क्या लेना चाहिए आगे? फिर से वो कट कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए ईजी होगा। अभी मैं बता रहा हूँ, देखिए इस पॉइंट को देखिएगा, अभी वो 285.70 है। तो अभी मत खरीदेगा। तो कब एंट्री करेंगे? देखिए यहाँ पर पहुँचेंगे, यहाँ पर थोड़ा
कंसोलिडेट होके यहाँ पर पहुँच सकता है। तो ये क्या है 275 है, इस लाइन को देखिएगा यहाँ पर 275 है। तो यहाँ पर खरीदना है, अगर एंट्री करना भी है तो 275 पर करना है, आपको देखना पड़ेगा। देखिए अगर न्यूज़ के बेसिस पर उठ गया तो आप क्या करना चाहिए, तो देखिए इस लाइन के देखिए इस पॉइंट को यहाँ पर भी आप खरीद सकते हैं, मतलब इस पॉइंट उसका मतलब बेस लाइन है, मतलब यहाँ पर पहुँच गया उसके बाद उसका प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर से ऐसे ऊपर जाएगा, फिर से ऐसे जाएगा, नीचे आएगा, इस लाइन को फिर से वो रीबाउंड करेगा, ऐसे ऐसे इस लाइन पर जाएगा। लेकिन वो थोड़ा क्योंकि वो नीचे आ गया तो और थोड़ा कंसोलिडेट होकर 275 पर भी आ सकता है, तो यहाँ पर एंट्री करेंगे। लेकिन अगर ऊपर उठ गया है तो अभी मत करिएगा, जब इस पॉइंट पर यहाँ पर देखिए पॉइंट में कर दे रहा हूँ, इस पॉइंट पर इस लाइन को आपको याद रखना पड़ेगा, इस पॉइंट पर आप खरीद सकते हैं अगर एंट्री करेंगे। अच्छा तो 275 पर जब एंट्री करेंगे, क्योंकि वो भी रिस्की पॉइंट है, लेकिन 275 पर जब एंट्री करेंगे आपको स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। स्टॉप लॉस कितना होगा, 270 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि उसके अगर नीचे आएगा 267 भी वो पहुंच सकता है, या फिर आप 272 भी आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस, क्योंकि उसके अगर नीचे आ गया और ज़्यादा आ गया तो 267 पर भी आ सकता है। देखिए दोस्तों अभी इकोलॉजिकल कंडीशन मतलब फॉरेन जितना भी ग्लोबल कंडीशन है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी देखिए इजराइल ईरान की बात आ रही है, तारीफ के टेंशन चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान की टेंशन चल रहा है, तो इतना टेंशन में आप अगर लगा रहे याद करके आपको स्टॉप लॉस देना चाहिए, क्योंकि किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। तो आप स्टॉप लॉस देंगे, अगर निकल भी गया ना इतना भी माइनस नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा ही मतलब माइनस होगा, आप थोड़ा सा ही लॉस होगा, आप निकल जाओगे। अगर स्टॉप लॉस ले लोगे कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ आप किसी भी स्टॉक में अगर खरीदेंगे और अभी की पोजीशन की बात करेंगे अब, क्योंकि इतना ग्लोबल कंडीशन ख़राब हो गया है, तो अब किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान से स्टॉप लॉस देना पड़ेगा। तो आपको स्टॉप लॉस 272 देना पड़ेगा। 272 अगर देंगे तो आपका टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 300, आपका फर्स्ट टारगेट होगा। उसके बाद ही मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि उसके देखिए यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, तो मतलब टारगेट 300 था, अगर पहले पहुँच दीजिए, जब वो पहुँच जाएगा उसी के दिन मैं बोलूँगा कि मतलब क्या होना चाहिए, उसी के दिन निफ्टी या फिर सेंसेक्स को देख कर ही बोलना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं बोला जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता, RSI देखिएगा 51 है, मतलब एग्जैक्ट 50% पर है, यहाँ पर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए RSI अभी कुछ भी इंडिकेट नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ MACD की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा एक रेड डॉट दिखा होगा, रेड डॉट मतलब यहाँ पर ज़्यादा 2-3 दिन दिखेगा, यहाँ पर लोग ज़्यादा बेचे हैं इन कंपैरिजन टू खरीदना, मतलब खरीदने से ज़्यादा बेचे हैं ज़्यादा, तो क्योंकि वो बेचे हैं आपको देखिएगा 2-3 दिन से भी वो ज़्यादा गिरावट आई है। तो इस स्ट्रैटेजी पर आप मतलब ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, हालांकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं फिर भी मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हो सकता है तो आर्थिक सहायता कर सकते हैं, ताकि जितना भी सॉफ्टवेयर यूज मैं करता हूँ तो और ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी यूज कर सकता हूँ और आपके लिए अच्छी न्यूज ले सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।